Hello everyone, welcome to Pradis Institute of Education. This is your Pooja ma'am and welcome to your Exampur series. ठीक है, लॉन्च कर चुके हैं हम Exampur series, बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं. 2 चैप्टर जो हैं हम फुल्ली रिवाइज कर चुके हैं विद समरी, 1 मार्कर, 3 मार्कर एंड 5 मार्कर क्वेश्चंस. ठीक है, आज हम जो हैं 4th चैप्टर जो है आपका जेंडर, रिलीजन और कास्ट, ठीक है, उसकी समरी में आपको बता चुकी हूँ. और हम आज जो हैं 1 मार्कर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ठीक है, सारे मैं 1 मार्कर आपसे डिस्कस करूंगी कि आपको उनको कैसे लिखना है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ताकि एकदम आपका चैप्टर जो है पक्का हो जाए. ठीक है, सो वेलकम एंड कंटिन्यूइंग विद दैट, introducing myself Pooja Patole, and you know I teach you social studies, right? So before moving forward, let me tell you about Pradis Education, है ना. Pradis Education आपके लिए लेकर आया है एक लिमिटेड टाइम ऑफर, जिसमें अगर आप क्लास केजी से क्लास 10th के लिए एनरोल करते हैं, फीस 30,000 है, बट आपको ऑफर प्राइस मिल रहा है 9,999 का अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं Pradis_10. और अगर आप एनरोल करना चाहते हैं 11th और 12th के लिए, तो भी आपके लिए ऑफर प्राइस है 9,999 का. ठीक है, आप ये कोड यूज कर सकते हैं Pradis_10. ठीक है, तो आपको जो है ये ऑफर प्राइस मिल जाएगा. इट इज फॉर लिमिटेड पीरियड टाइम, है ना, तो जल्दी से इस ऑफर को आप अवेल कर लीजिए. ठीक है, ये हमारी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है ना. यहाँ पर आप डिटेल इंक्वायरी कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, है ना. आप अगर एनरोल करते हैं तो आप जैसे ही एनरोल करेंगे, और कैसे एनरोल करेंगे, तो आप प्राडिस एजुकेशन की ऐप को डाउनलोड करेंगे. ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, iOS प्लेटफॉर्म पर भी ये अवेलेबल है. और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन में क्लासरूम वीडियोस मिलेंगे, 3D वीडियोस मिलेंगे, लेक्चर वीडियोस मिलेंगे, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस मिलेंगे, रीसेंट लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, कंटेंट मिलेगा, फ्री सॉल्यूशन मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट और डाउट सेशंस, है ना. ये सब कुछ जो है आपको ऐप पे अवेलेबल है ना. तो आप जल्दी से जल्दी जो है ऐप डाउनलोड करिए, है ना. सो moving forward with our chapter gender, religion and caste, chapter 4 part 2 आज जो हम करेंगे, ठीक है, पार्ट 2 करेंगे, है ना. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो होंगे, ठीक है, उनको आज हम पढ़ेंगे. 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है. चलो, सो व्हाट इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, है ना. समरी में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था. 1 मार्क में इसको पूछा जाता है ना. तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? इट इज अ सिस्टम on in which all work inside the home is either done by the women of the family or organized by them through the domestic helpers. ठीक है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में मैंने आपको क्या बताया था कि इनसाइड द होम का सारा काम जो है कौन करेगी? वुमेन करेगी, है ना. और आउटसाइड जो होगा, आउटसाइड वर्क, आउटसाइड वर्क जो होगा वो मेन करेंगे. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. स्टेट 1 रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. एक रिजल्ट बताओ डिवीजन ऑफ लेबर का. क्या? द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट ऑल्दो वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, their role in public life especially in politics is minimal in most societies. ठीक है, जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है उसमें मैंने आपको बताया कि वुमेन्स को क्या बोला जाता है कि वो सिर्फ घर का ही काम कर सकती हैं, बाहर नहीं जा सकती, और मेन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है बाहर के काम की, पब्लिक लाइफ की, है ना. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रिजल्ट होता है इसका क्या रिजल्ट निकला कि वुमेन को बाहर नहीं जाने देते और वुमेन से घर का ही काम करवाते हैं. तो इसका रिजल्ट ये निकला कि आज आप देखते हैं कि वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना लो है ना. मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करें तो सिर्फ 5%
है ना, सिर्फ 5% उनका रिप्रेजेंटेशन है इन असेंबली, और इन अगर पार्लियामेंट देखें तो अभी तक हाईएस्ट जो है वो 10% ही गया है। तो ये रिजल्ट निकलता है जब आप वुमेन्स को क्या करते हो, उनका डिवीजन ऑफ लेबर डिसाइड कर देते हो कि वो किस काम के लिए बनी है, वो घर के काम के लिए बनी है। ऐसा आपने क्या कर दिया, एक स्टीरियोटाइप बना दिया, और शुरू से ऐसा जो स्टीरियोटाइप है वो चलता आ रहा है, जिसका रिजल्ट है कि आज जो है एक रिजल्ट यहां पर पूछा है तो एक आप यही बताएंगे कि इसका रिजल्ट यही है कि आज की तारीख में वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना ज्यादा कम है ना। इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि आज की तारीख में वुमेन का जो लिटरेसी रेट है वो भी मेन के कंपैरेटिव कम है ना। तो ऐसे आप एक दो रिजल्ट जो भी आपको याद रहे वो बता सकते हैं, ठीक है। What do you understand by feminist? फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है? सो फेमिनिस्ट इज अ वुमन और अ मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मेन एंड वुमेन। तो फेमिनिस्ट मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ वुमेन भी हो सकते हैं और मेन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है दोनों में से, जो क्या सोचते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी क्या है, हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मेन एंड वुमेन। जो भी लोग वुमेन और मेन को इक्वली ट्रीट करते हैं, इक्वली देखते हैं, इक्वल राइट्स की बात करते हैं, वो सब फेमिनिस्ट हैं, ठीक है। आप इस बात से ये अंदाजा नहीं लगाएंगे कि फेमिनिस्ट मतलब सिर्फ वुमेन, है ना। वो सभी लोग, चाहे वो वुमेन हो चाहे मेन हो, वो सभी लोग जो वुमेन के इक्वल राइट की बात करते हैं कंपैरेटिवली टू मेन, है ना, कि मेन और वुमेन इक्वल राइट्स जो हैं डिजर्व करते हैं, वो सभी फेमिनिस्ट होते हैं, ठीक है। In which countries in the world the participation of women in public life is very high? ये मैंने आपको बताया था। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है ना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड, ये ऐसी कंट्रीज है जहां पर वुमेन जो है उनका पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ में ज्यादा है, मतलब वो बाहर जो है ज्यादा जॉब करती हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, बाहर उनका करियर, एजुकेशन, सब चीज में जो क्या है ज्यादा है, ठीक है। व्हाट इज पैट्रियार्की? पैट्रियार्की क्या है? तो मैंने आपको समरी में भी बताया था, लिटरली रूल बाय फादर, है ना, यही चीज मैंने आपको बताई थी, रूल बाय फादर। Rule by father, this concept is used to refer to as the system that values men more and gives them power over women. ठीक है, तो यहां पर पेट्रियार्की का सिंपल डेफिनेशन विच इज रूल बाय फादर, और ये जो कंसेप्ट है इज यूज टू रिफर टू अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर मेन की वैल्यू ज्यादा होती है देन वुमेन, मेन की वैल्यू भी ज्यादा होती है, मेन की पावर भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसी सोसाइटी को हम क्या कहते हैं? पेट्रियार्की सोसाइटी, है ना। व्हाट इज द लिटरेसी रेट अमंग मेन एंड वुमेन इन इंडिया? तो यहां पर आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा गया है। तो लिटरेसी रेट जो है मेन का 76% है और वुमेन का 54% है, ठीक है। What was the child sex ratio in India in 2001 census and why? है ना, क्या पूछा है कि भाई 2001 के सेंसस में चाइल्ड सेक्स रेशियो इंडिया का कितना था और क्यों था? तो यहां पर 1000 मेल्स टू 927 फीमेल्स, है ना। मैंने समरी में आपको ये चीज बताई थी, चाइल्ड सेक्स रेशियो, है ना, कैसे होता है, मतलब 927, इसको पढ़ते कैसे हैं कि 1000 मेल के लिए 927 फीमेल हैं, आया समझ में? 1000 मेल्स के लिए 927 फीमेल्स हैं, है ना। तो ये होता है आपका सेक्स रेशियो, ठीक है। द रीजन फॉर दिस रेशियो इज लेस फीमेल्स इज दैट इन इंडिया पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन्स, क्योंकि इंडिया में जो है सन जो होते हैं उनको ज्यादा प्रेफर किया जाता है बजाय कि गर्ल चाइल्ड, एंड फाइंड वेज टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज बॉर्न, है ना। और इसीलिए फीमेल इन्फेंटिसाइड जो होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि गर्ल चाइल्ड ज्यादा लोगों को नहीं चाहिए होती है, सन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। What is the Equal Wages Act? The Equal Wages Act provides that equal wages should be paid to equal work to men and women,
है ना, बहुत सिंपल है। इक्वल वेजेस एक्ट मतलब कि भाई मेन और वुमेन को दोनों को इक्वल वेज मिलना चाहिए इक्वल वर्क के लिए, ठीक है। What is the national average of child sex ratio? तो नेशनल एवरेज क्या होगा चाइल्ड सेक्स रेशियो का? 927, ठीक है। How the problems of women's representation, harassment and exploitation can be solved, है ना, किस तरीके से हम वुमेन रिप्रेजेंटेशन को और जो वुमेन हरासमेंट होता है, वुमेन का एक्सप्लॉइटेशन होता है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। प्लस स्टेट वन वे एज सजेस्टेड बाय वुमेन्स मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए एक तरीका बताओ कि क्या हम कर सकते हैं। सो वन वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन इज टू इंश्योर दैट देयर आर मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। एक तरीका बताना है तो क्या बता दिया, वुमेन एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, कि भाई वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आप बढ़ाओ। तो जितनी ज्यादा वुमेन लॉ मेकिंग में होंगी, जितनी ज्यादा वुमेन पॉलिसी मेकिंग में होंगी, तो वो जो है एज अ वुमेन वो वुमेन के लिए भी कुछ करेंगी, है ना। वुमेन के जो प्रॉब्लम्स है, वुमेन का जो इश्यू है, उन पे बात होगी, ठीक है। तो वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ाना चाहिए, तब जाके ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये जो प्रॉब्लम्स है हरासमेंट, एक्सप्लॉइटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन की, वो रिड्यूस होगी, ठीक है। How many seats have been reserved for women in local government bodies in पंचायत and municipalities and since when? कब से जो है वुमेन का जो है रिजर्वेशन है पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज में और कितना है ना। सो 1992 में द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड and 1/3 of the seats in the local government bodies that is in पंचायत and municipalities are now reserved for women। कब आया था कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव? 1992 का जो अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, तो वहां पर जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन था, वुमेन्स के लिए 1/3 सीट्स जो थी वो रिजर्व कर दी गई थी, ठीक है। What did गांधी जी say about relation between religion and politics? गांधी जी ने क्या कहा था अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स? रिलीजन और पॉलिटिक्स में क्या रिलेशन है, गांधी जी ने क्या बताया था? सो गांधी जी सेड दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये मैंने आपको समरी में बताया था। फ्रॉम हिम, फॉर हिम, religion was not any particular religion like Hinduism or Islam but moral values that inform all religions, है ना। तो जो रिलीजन की मॉरल वैल्यूज हैं वो जो है आपको क्या बनाती हैं, एक इंसान बनाती हैं। एंड ही बिलीव्ड दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड, सो पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। ये लाइन आपको याद करनी है, ठीक है। ये लाइन आपको याद करनी है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर रिलीजन कास्ट में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लाइन वहां चिपकानी है, ठीक है। तो ये लाइन आप याद कर लो कि गांधी जी ने बोला था कि पॉलिटिक्स एंड रिलीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड। व्हाई? बिकॉज ऑल द रिलीजन गिव्स सम मॉरल वैल्यूज टू अस एंड दीज मॉरल वैल्यूज, है ना। तो ये जो मॉरल वैल्यूज हैं, ये जो एथिकल वैल्यूज है, ये आपको हर रिलीजन से लेनी चाहिए और पॉलिटिक्स में यूज करना चाहिए, है ना। जो भी रिलीजन आपको अच्छी बातें सिखाता है, जो मॉरल वैल्यू सिखाता है, वो हर रिलीजन का डिफरेंट होता है और आपको हर रिलीजन से पॉजिटिव बातें, एथिकल बातें, मॉरल बातें जो हैं लेनी चाहिए और पॉलिटिक्स में फिर उनका यूज करना चाहिए, ठीक है। What are family laws? Family laws क्या होता है? So family laws are those laws that deal with family related matters, ठीक है। जो family related matter को डील करते हैं, such as मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, अडॉप्शन हो गया, मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, अडॉप्ट करते हैं आप किसी चाइल्ड को तो वो फैमिली लॉ में आता है। मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, ये सब क्या है ना, फैमिली लॉ के अंडर आता है। इन आवर कंट्री डिफरेंट फैमिली लॉज अप्लाई टू फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन। तो डिफरेंट रिलीजन होते हैं और डिफरेंट रिलीजन जो है वो डिफरेंट फैमिली लॉ जो है क्या करते हैं, परस्यू करते हैं, ठीक है। हिंदू फैमिली लॉ अलग है, मुस्लिम फैमिली लॉ अलग है। सब लोग फैमिली लॉज जो है अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं, ठीक है।
गिव वन इंस्टेंस दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। एक कोई इंस्टेंस बताओ जहां पर हम रिलीजन और पॉलिटिक्स को उनका रिलेशन बता सकते हैं। सो वुमेन्स मूवमेंट हैज आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन्स डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। तो यहाँ पर जो वुमेन मूवमेंट हुआ था, है ना, वुमेन का जो मूवमेंट हुआ था, उन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो फैमिली लॉज हैं वो सारे रिलीजन, जितने भी रिलीजन्स हैं, उन सब रिलीजन्स के जो फैमिली लॉ हैं वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं वुमेन के खिलाफ। सो दे हैव डिमांडेड द गवर्नमेंट दैट इट शुड चेंज दीज लॉज टू मेक देम मोर इक्विटेबल। सो यहाँ पर पॉलिटिक्स और रिलीजन की क्या बात आ गई कि लॉ लेकर आओ। पॉलिटिक्स मतलब क्या, लॉ और पॉलिसीज बनाना, है ना, लोगों की सुनना, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है रिलीजन को बीच में भी ला रहे हैं। रिलीजन मतलब जो जितने सारे रिलीजन हैं उन सबके फैमिली लॉज क्या कर रहे हैं, वुमेन्स के खिलाफ अलग अलग जो है चीजें हैं सब में। तो यहाँ पर वुमेन्स ने डिमांड करी कि जितने भी रिलीजन के फैमिली लॉज हैं आप उसमें चेंज करो ताकि क्या हो, वुमेन्स को इक्वल जगह मिले, इक्वलिटी हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनको क्या करना पड़ेगा, इंटरफेयर करना पड़ेगा, ठीक है, लॉ मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलीजन और पॉलिटिक्स का रिलेशनशिप पता चलता है हमें। स्टेट एनी वन फीचर ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का कोई एक फीचर बताओ। सो द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। जितने भी फॉलोअर होते हैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन के, वो किसी एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर सेम, उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट सेम होते हैं। एनी डिफरेंस दैट दे मे हैव इज इररिलेवेंट और ट्रिवियल फॉर कम्युनिटी लाइफ। अगर वो कोई भी अलग बात करते हैं या कुछ अलग सोचते हैं उस कम्युनिटी के खिलाफ या कम्युनिटी के अगेंस्ट, तो वो कम्युनिटी से बाहर हो जाते हैं। It also follows that people who follow different religion cannot belong to the same social community। और ये भी माना जाता है कि जो different religion को मानते हैं, है ना, जो different religion को मानते हैं तो वो लोग जो हैं वो किसी same community में नहीं रहते हैं, क्योंकि एक particular community में same interest के लोग जो same religion follow करते हैं वही रह सकते हैं, है ना, जिनकी सेम थिंकिंग हो, सेम आइडियोलॉजीज हो। और जो डिफरेंट रिलीजन्स को मानते हैं, है ना, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो किसी एक कम्युनिटी में बंध के नहीं रहते, ठीक है। तो यहाँ पे वन फीचर पूछा है तो आप यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक, कि जो फॉलोअर्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं और वो सब एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और उनका फंडामेंटल इंटरेस्ट जो होता है सेम होता है। So, state any one feature that makes India a secular state। ठीक है, कोई एक फीचर बताओ जहां पर हम इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बोले। तो आपको ये चीज पता है कि भाई हमारे यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, नो ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। The Constitution prohibits discrimination on the grounds of religion। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि रिलीजन के बेसिस पर आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है। और हमारे यहाँ कोई ऑफिशियल रिलीजन भी नहीं है, सारे रिलीजन को हम क्या करते हैं, जो है प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। What is a special feature of caste system in India? How is it different from other societies in the world? ठीक है, स्पेशल फीचर क्या है कास्ट सिस्टम का इंडिया में और ये डिफरेंट कैसे है वर्ल्ड से। So in most societies occupations are passed on from one generation to another। ठीक है, बहुत सारी सोसाइटी में ऑक्यूपेशन जो होता है वो एक से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, बट कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम form of this। In India, hereditary occupational division was sanctioned by rituals। है ना, हमारे यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम था, है ना, कि जो हेरिडिटी ऑक्यूपेशनल है कि भाई कोई एग्रीकल्चर कर रहा था, कोई फार्मर है ना, तो उनका जो बेटा है वो भी फार्मर ही बनेगा, उसका जो बेटा है वो भी फार्मिंग ही करेगा। तो ये जो इंडिया में हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन था
was sanctioned by rituals। ये जो रिचुअल फॉलो करते थे, है ना, जो कास्ट को क्या करते थे, कुछ को सुप्रीम मानते थे, कुछ को लो मानते थे, तो उन्होंने एक रिचुअल बना दिया था कि भाई जो भी हेरिडिटी ऑक्यूपेशन है वो एक से दूसरी जनरेशन में जाए। ठीक है, बाकी जगहों पर ऐसा जो है और भी होता है, जैसे कि आपका जो बहुत सारे लोग जो होते हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड, जो है पूरे वर्ल्ड में क्या होता है कि जो फादर करते हैं, मोस्टली हर घर में यही होता है कि किसी फादर का बिजनेस है तो वो भी बिजनेस करता है ना, वो भी इसी चीज को आगे बढ़ाता है। किसी की शॉप है तो वो उनका बेटा भी शॉप ही चलाता है ना। तो मोस्टली हर जगह पर ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ पर भी पहले ऐसा होता था, बट अब उसको क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। जो मैंने आपको एक वर्ड बताया था, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी मैंने आपको बताया था, है ना। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी मतलब कि अब जरूरी नहीं है कि आप अपने फादर का ऑक्यूपेशन कैरी करते जाएं, आप कोई डिफरेंट स्ट्रीम भी ले सकते हैं। ठीक है, नेम अ फ्यू पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स हु एडवोकेटेड एंड वर्कड टू एस्टैब्लिश अ सोसाइटी विद इनइक्वालिटीज। ठीक है, उन पॉलिटिकल लीडर्स, उन रिफॉर्मर्स का नाम बताना है जिन्होंने एस्टैब्लिश किया सोसाइटी को विद इनइक्वालिटीज, की इनइक्वालिटीज नहीं रहनी चाहिए। तो उसमें नाम आता है ज्योतिबा फुले का। ठीक है, जिन्होंने वुमेन के इक्वल राइट्स के बारे में बात करी, वुमेन स्कूल भी खोला, और जो सबसे पहली थी इनकी वाइफ, उनके लिए उनको इन्होंने एजुकेट किया। गांधी जी हमेशा इक्वालिटी की बात करते थे, है ना। बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जितने भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, SC ST जो है, उनको जो है प्लेस दी। पेरियर रामास्वामी, ये भी जो है इन्होंने इक्वालिटी की बात करी। तो कुछ नाम आपको ये याद रखने हैं। Why the word scheduled is used for scheduled caste and scheduled tribes, है ना। पहले के टाइम पर जो है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स थे, उनको दलित बोला जाता था, है ना। शेड्यूल कास्ट को दलित बोला जाता था और शेड्यूल ट्राइब को आदिवासी बोला जाता था। बट जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन में दलित और आदिवासी वर्ड यूज ना करते हुए वहां पर जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब नाम दिया गया। तो क्यों दिया गया? दीज ग्रुप इंक्लूड 100 ऑफ कास्ट और ट्राइब्स हुज नेम आर लिस्टेड इन एन ऑफिशियल शेड्यूल, है ना। ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और ये जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, इनके अंदर 100 ऑफ कास्ट है, मतलब इस कास्ट के अंदर भी बहुत सारी कास्ट है। तो वो एक शेड्यूल में लिस्टेड है, एक शेड्यूल बनाया हुआ है, उसमें वो सारी कास्ट जो है वो मेंशन है। इसीलिए इसको प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स दे दिया गया कास्ट के आगे, शेड्यूल्ड इज यूज्ड फॉर देम, कि भाई शेड्यूल्ड लिस्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है। ठीक है, हु आर कॉल्ड शेड्यूल कास्ट एंड व्हाई आर दे कॉल्ड सो? किनको बोला जाता है शेड्यूल कास्ट और क्यों बोला जाता है? सो द शेड्यूल कास्ट कॉमनली नोन एज दलित इंक्लूड दोज हु वर प्रीवियसली रिगार्डेड एज आउटकास्ट इन द हिंदू सोशल ऑर्डर, है ना। जो शेड्यूल कास्ट थे उनको दलित बोला जाता था और पहले के टाइम पे उनको क्या माना जाता था कि वो जो है किसी को बिलोंग नहीं करते हैं, वो अलग है ना, इनको छूना नहीं चाहिए, ये जो है हमारे साथ बैठने के लायक नहीं है, तो उन्हें जो है आउटकास्ट माना जाता था। ठीक है, बाय द हिंदू सोशल ऑर्डर। सो दे वर सब्जेक्टेड टू एक्सक्लूजन एंड अनटचेबिलिटी, उन्हें बाहर रखा जाता था, उन्हें हर चीज से एक्सक्लूड कर दिया जाता था, उन्हें मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, उन्हें एजुकेट नहीं किया जाता था, उन्हें स्कूल में जाने की जो है परमिशन नहीं थी, उन्हें जो है गलियों से जाने की परमिशन नहीं थी जहां पर वो नहीं जा सकते, उन्हें जो है बाहर, गांव के बाहर जो है उन्हें प्लेस मिलती थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें इनके साथ हुई हैं। तो दे वर सब्जेक्ट टू एक्सक्लूजन एंड अनटचेबिलिटी, उन्हें कोई छू भी नहीं सकता था, है ना। उनके हाथ का पानी, उनके हाथ का खाना, वो कहीं से गुजर जाए, तो ये सब चीजें पहले होती थी, है ना। तो आपको समझ में आया हु आर शेड्यूल कास्ट एंड व्हाई आर दे कॉल्ड सो। ठीक है, हु आर शेड्यूल ट्राइब? ट्राइब क्या होते हैं? सो ऑफन रिफर टू एज आदिवासी, इनको आदिवासी बोला जाता था। इंक्लूड दोज कम्युनिटीज दैट लेड अ secluded life usually in hills and forest and did not interact much with the rest of the society। तो जो ट्राइब्स थे, जो आदिवासी थे, जो मोस्टली जो पहाड़ी इलाका है या जो जंगल है वहीं रहते थे, है ना, और उनको रेस्ट ऑफ द सोसाइटी से कोई मतलब नहीं था।
ठीक है, वो अपने ही जंगल में, अपने हिल एरिया में वो वहीं पे खुश रहते थे, वहीं से जो है वो अपना जो है सारी चीज़ें मैनेज करते थे, घर भी उनका वहीं होता था, सारी इकोनॉमिकली चीज़ें भी वो वहीं करते थे, है ना। तो ये होते थे आपके आदिवासी लोग, है ना। व्हाट इज अर्बनाइजेशन? बताया था मैंने आपको, शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया इज अर्बनाइजेशन। What do you understand by occupational mobility? क्या होता है? इस शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, एक ऑक्यूपेशन से दूसरी ऑक्यूपेशन में शिफ्ट करना इज ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। यूजुअली व्हेन अ न्यू जनरेशन टेक अप occupations other than those practiced by their ancestors, उनके ancestors ने क्या ऑक्यूपेशन किया है ना, वो कैरी फॉरवर्ड ना करते हुए आप कोई दूसरा ऑक्यूपेशन लेते हो, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। What is caste hierarchy? Caste hierarchy is a ladder-like form in which all caste groups are placed from the highest to lowest. कास्ट हिरार्की, ये सबसे ऊपर की कास्ट है, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, हाईएस्ट टू लोवेस्ट कास्ट, है ना। तो इसे बोला जाता है कास्ट हिरार्की, है ना। सो थैंक यू सो मच। हमने आज जो है 1 मार्कर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं जेंडर, रिलीजन और कास्ट के। ये सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, इंपॉर्टेंट भी है और एनसीईआरटी के भी हैं, है ना। तो इससे बाहर 1 मार्क में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इन सबको एक बार अच्छे से और देख लेना कैसे लिखा हुआ है, बस इतना ही वर्ड लिमिट आपको रखना है ना। तो एक बार फिर से आप इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से फटाफट जो है आराम से आप जो है इसको क्या करेंगे, देखेंगे, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि हाँ इस जो चैप्टर है इससे यही क्वेश्चन जो है आने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अभी जो है नेक्स्ट जो है हम लोग जो 3 मार्कर है और 5 मार्कर है उनके बारे में बात करेंगे। तो जल्दी जल्दी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ठीक है। शेयर करना बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि हम लोग लाइव सेशन करेंगे जिसमें हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरैक्टिव सेशन होगा हमारा, है ना। हम लोग जो है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे आंसर देंगे और सबके साथ कंपटीशन करेंगे कौन सबसे पहले जवाब देता है। तो बिल्कुल आप सभी के साथ इसको शेयर करना ताकि बहुत सारे लोगों को पता चले और हम लोग बहुत ही अच्छा एक हेल्दी कंपटीशन करेंगे लाइव, ठीक है। मैं आपको मैप वर्क भी कराऊंगी, जितने भी चैप्टर्स में जितनी भी कंट्रीज मेंशन है उन सबको हम मैप पे देखेंगे ताकि आपका मैप का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। और प्रैक्टिस एजुकेशन को अगर आपको फॉलो करना है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर आप डिटेल इंक्वायरी कर सकते हैं फॉर एनी कोर्स, है ना। चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू।